दोस्तों, जब से मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने को कहा है, सबके सब चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी हमें ये चीज़ बता नहीं रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को आखिर बाइकआउट किस तरीके से करें, क्योंकि आज हमारी लाइफ में चाइना के प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से घुस चुके हैं जिस तरीके से गोबर के ऊपर मक्खी घुसती है। तो दोस्तों, इसी कारण से आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम चाइना के प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके बाइकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक बुरानी और आप देख रहे हैं दी बुरानी शो। दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हें आप फेंक दो, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली सही भी नहीं है। आप सभी को मालूम ही होगा कि बदलाव टाइम लेता है, बदलाव धीरे धीरे ही आता है। उसी तरीके से इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी हम धीरे धीरे ही अपनी लाइफ से हटा सकते हैं और इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की पहल शुरू होनी चाहिए चाइनीज़ ऐप्स को अपने फ़ोन से हटाकर, क्योंकि इन चाइनीज़ ऐप से भी चाइना वाले काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। चाइना की एक ऐप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक के अब तक टोटल यूजर्स हैं 800 मिलियन। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये यूजर्स ट्विटर, रेडिट, स्नैपचैट से भी ज़्यादा है और जितने यूजर्स टिकटॉक ने 3 साल के अंदर बनाए हैं उतने यूजर्स इंस्टाग्राम ने 6 साल में बनाए थे। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इन 800 मिलियन यूजर्स में से 466 मिलियन यूजर्स इंडिया के हैं, मतलब कि टिकटॉक के 58% यूजर तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं। अब दोस्तों, आप सोच के देखिए कि अगर इस ऐप में से इंडिया के यूजर हट जाएंगे तो टिकटॉक की वैल्यू क्या रहेगी। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, चाइना के ऐसे कई सारे और भी ऐप हैं जो कि इंडिया के यूजर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि अगर इंडियंस इन ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा देंगे तो इस चीज़ से चाइना की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका पड़ेगा। दोस्तों, चाइना के कौन कौन से ऐप्स इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है उसकी एक फ़ोटो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसे देखिए और उन ऐप्स को अपने फ़ोन से रिमूव कर दीजिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इंडिया चाइना से कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इंडिया वाले चाइना से पेन से लेके पजामे के नाड़े तक हर चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। इन चीज़ों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पूछिए मत। अब दोस्तों, अगर लिस्ट लंबी है तो रकम भी बड़ी ही होगी। इंडिया चाइना से पर ईयर $50 बिलियन का इंपोर्ट करता है और इसके जवाब के अंदर इंडिया चाइना को सिर्फ और सिर्फ $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस रेशियो में इतना डिफरेंस होना ये क्लियरली पूरी तरीके से इंडिकेट करता है कि हम इंडियंस किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने अंदर सबसे पहले एक आदत को डालना होगा और वो ये कि जब भी आप कोई चीज़ लें उसके पीछे देख ले कि ये चीज़ कहाँ की बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों जनरली ये चीज़ आप लोग देखते नहीं हो और इसी कारण से आप चाइनीज़ चीज़ को अपने घर लेके आ जाते हो जबकि उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया के अंदर अवेलेबल होता है। दोस्तों, सेकंड चीज़ है सब्स्टिट्यूट को ढूंढना। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो और वो चीज़ चाइना की है तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट में क्या उसका कोई अल्टरनेट वर्जन है या फिर नहीं। अगर अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप उस ऑप्शन पे जाइए। अब दोस्तों, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंजूसी थोड़ी कम करो। चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इसलिए बिकते हैं क्योंकि उनकी रेट काफ़ी चीप होती है बाकी चीज़ों की कंपैरिजन में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव फैक्टर है कि क्यों इंडिया के लोग चाइना की चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए दोस्तों, ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि उसे चीज़ सस्ते के अंदर मिले और अच्छी मिले और ये बात चाइना काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है और इसी कारण से वो ऐसी चीज़ें इंडिया को प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि चीज़ की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। मतलब कि आप देखो कि ये बात तो तय है कि चाइना की चीज़ें काफ़ी सस्ती होती है लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अमूमन ये चीज़ें 6-8 महीने या फिर साल भर के अंदर ख़राब हो जाती है। अब साल भर के बाद ये चीज़ ख़राब होती है तो आप इसको रिपेयर कराते हो और एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो। इसी के बदले आप सोच के देखो कि आप कोई और चीज़ लो थोड़े महंगे दाम में तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा बचेगा, आपका टाइम बचेगा। अब दोस्तों, इससे ये बात तो क्लियर होती है कि ऑफकोर्स चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ के अंदर रनिंग कॉस्ट को भी ऐड कर लो ना तो ये रकम उतनी ही पड़ती है जितने के अंदर आप एक काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल प्रोडक्ट ले सकते हो। अब दोस्तों, एक सवाल आप सबके मन में आता होगा कि हर चीज़ जनता पर क्यों थोपते हैं, सरकार डायरेक्ट क्यों इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करती है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ प्रैक्टिकली किसी भी स्टेज पर पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों, चाइना के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट बैन करना पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि चलो आपने प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया लेकिन रॉ मटेरियल कैसे बैन करोगे। इंडिया चाइना से कई सारा रॉ मटेरियल लेता है
जिसको बैन करना इम्पॉसिबल ही है। दोस्तों सेकंड चीज़ ये कि सन 2014 के अंदर मोदी जी ने एक कैंपेन शुरू किया था मेक इन इंडिया नाम का। इस कैंपेन के तहत उन्होंने कंपनीज को इनकरेज किया था इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जिसके बाद कई सारी चाइनीज़ कंपनियों ने इंडिया के अंदर अपने यूनिट लगाई थी और उसके अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं वो भी इंडिया के लगाए। अब दोस्तों अगर ऐसे में चाइना की हर चीज़ को बैन कर देंगे तो इन यूनिट्स को बंद करना पड़ेगा, जिसके कारण से कई सारे इंडियंस की जॉब जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंडिया चाइना से कितनी चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसी कारण से अगर इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन करती है तो उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जो कि अभी के टाइम में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इन सब पॉइंट्स को भी साइड में रखकर अगर हम सोचें कि चाइना की चीज़ों को बैन करना चाहिए तो हमें एक बार हिस्ट्री को देखना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर हमें 2 बार ऐसे मेन इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पर किसी देश ने किसी और देश के सामान को बैन किया था, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1930 के अंदर चाइना ने जापान की चीज़ों को बैन किया था और 2003 के अंदर अमेरिका ने फ्रांस की चीज़ों को बैन किया था। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही इंसिडेंट्स पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर चाहे तो किसी भी चीज़ को अर्श से फर्श पे लेके आ सकता है। चाइना के प्रोडक्ट्स को हम अपनी लाइफ से एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे कोशिश करें तो ये चीज़ संभव है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ सकूँ। इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, जय हिंद।